सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे दिल से उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने अपना जो कीमती समय है इस क्लास को दिया है। दोस्तों अपन जो है क्लास 9 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे थे, पिछली क्लासेस भी मैंने डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लासेस भी जाकर जरूर देखें। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने लिखा हुआ, पहला प्रश्न देखना ध्यान से। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या दे रखी है गोले की 7 सेंटीमीटर और हमें इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही इजी और आसान वे में अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देखना ध्यान से। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये लिखा मैंने r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, तो ये लिखा मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहां पर हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, यूज कर लिया। अब आगे देखना, बराबर ये लिखा 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7। ठीक है, और बीच में फिर कुछ नहीं है तो इंटू मानोगे r की पावर 2, तो r का मान कितना है भाई 7, तो ये 7 की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। आया समझ में यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते, देखना ध्यान से। 4 का 4 इंटू 22 और ये बटेगा में 7 इंटू 7 की घात है 2, तो 7 को कितनी बार लिखेंगे दोस्तों, 2 बार लिख देंगे भाई। ठीक है, नीचे वाले 7 से ऊपर वाला 7 कट जाएगा, नीचे वाले 7 से ऊपर वाला 7 कट जाएगा, फिर बचेगा उसको लिखो 4 इंटू 22 इंटू 7। फिर अब तीनों का क्या करवाना है, आपको गुणा करवाना है, तो 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और 7 से गुणा करवाओगे, 7 56 के 6 हासिल के 5 और ये हो जाएगा 616, यानी कि इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, 616। और हमने क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर या मीटर जो भी चलता है उसकी घात कितनी आ जाती है दोस्तों, 2 आ जाती है। यानी कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा फॉर्मूला, और उसमें मान रखा अपन ने आर की जगह त्रिज्या 7 रख दी, घात 2 थी 2 बार लिख दिया, एक साथ से एक साथ कट गया, जो 3 बचे उसको लिखा और तीनों को गुणा करवा लिया, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर आ चुका है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो पहला सवाल तो आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है, कहीं पर भी इस क्लास को स्किप ना करें, और फिर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना। देखना दूसरा सवाल, आकृति में ये जो सवाल है ये तो क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली का है, और ये 9वीं प्रश्नावली का है, और पुरानी बुक के अंदर 10वीं प्रश्नावली हो सकती है। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई। आकृति दी गई है, ये दे रखी है, ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, तो भाई ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, बिल्कुल है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर AC और BD इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, ये देखो भाई AC और BD जो है इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BEC बराबर कितने डिग्री, 130 डिग्री। एंगल BEC ये 130 है, और ECD ये है 20 डिग्री, तो BAC निकालना है। एंगल BAC ये वाला कोण हमें निकालना है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने इसकी जस्ट पहले वाली क्लास यानी कि परसों वाली क्लास, कल तो हमने क्लास डाली नहीं थी, पर अगर परसों वाली क्लास आपने देखी होगी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक लाइन बताई थी आपको कि जब ऐसे वृत्त हो और एक जीवा हो, एक जीवा से कोण बनाया हमने यहां पर, और उसी जीवा से दूसरा कोण भी बनेगा ऐसे, तो वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट, बराबर होंगे। और ऐसी कंडीशंस को बोलते क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा ना, देखना भाई ध्यान से। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले कोण का मान निकालेंगे, और इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, देखना ध्यान से। अगर ये वाला कोण आ गया इस त्रिभुज में से, ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें से ये 130 है, इसको मान लेता हूं मैं यहां पर y। ध्यान से समझना है ना, इसको तो हमने मान लिया, y मान लिया, और यहां पर क्या है, x चल रहा है। ठीक है भाई, अब y और 130 को जोड़ूंगा तो मैं एक चंदा बनेगा, नहीं बनेगा, रेखीय युग्म में, और इसकी सहायता से जो है किसका मान आ जाएगा,
y का मान आ जाएगा, और y का मान आ गया तो फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम किसका मान निकाल लेंगे, x का, और x का मान निकालने के बाद ऐसा मैंने डायग्राम नीचे बनाया, देखो दोनों कोने कोने वाले कोण बराबर होंगे, तो ये x है तो ये भी कितना होगा x, और x का मान जो भी आएगा तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, वो आएगा भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y निकालते हैं, पहले एक बार पूरा प्रूफ करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आपको समझ में 100 वैसे एक बार में समझ में आ जाएगा, आपने ध्यान पूरा इधर रखा तो। देखना ध्यान से कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। सबसे पहले y प्लस 130 लेता हूं मैं, y प्लस 130, ऐसा क्यों लिया मैंने, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, यानी कि दोनों कोणों को मैं अगर जोड़ देता हूं तो ऐसे चंदा बन जाएगा, और चंदे पर पूरा जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है भाई, 180 डिग्री होता ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है भाई, y प्लस का 130 उधर भेजेंगे अपन तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 130 जाएगा तो कितने डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री। यानी अब हमारे पास किसका मान आ गया, y का मान आ गया भाई। अब हमारे पास y का मान है तो ये त्रिभुज लेते हैं EDC, ये वाला छोटा सा त्रिभुज उठा लेते हैं। अब क्यों उठा रहे हैं वो भी देखना आप ध्यान से, त्रिभुज EDC से, त्रिभुज ADC से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। यहां लिख देते हैं लाइन। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है भाई, सभी को दिख रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आप। हाँ जी, त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज लिया हमने EDC लिया, EDC यानी y प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री, y प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जरा ध्यान से फरमाओ भाई, y का मान कितना है भाई, 50 डिग्री है, तो y की जगह क्या लिख देंगे, 50 डिग्री लिख दिया, फिर प्लस x, फिर प्लस 20 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 50 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। प्लस के 70 को उधर भेज देंगे भाई तो किसका हो जाएगा, माइनस का 70 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 70 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 110 डिग्री यहां पर बच जाएगा। तो x की जो वैल्यू है यहां पर कितनी आ चुकी है भाई, 110 डिग्री आ चुकी है। अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, अपना आंसर यहां पर आ चुका है। तो मैं इसको यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। देखना, एंगल हमें क्या निकालना है, एंगल BAC, एंगल BAC ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। इसको हमने क्या माना, x माना है, तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल BAC बराबर x, और कारण एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं भाई, बराबर। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोने कोने वाले क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एंगल BAC बराबर x का जो मान है वो कितना आया, 110 डिग्री आया या नहीं आया भाई। तो यानी कि एंगल BAC जो है इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास, 110 डिग्री यहां पर हमें प्राप्त हो चुकी है। तो इस सवाल के अंदर भी आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। एक बार इस सवाल को भी अपन रिवाइज कर लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया। ध्यान से देखना, y प्लस 130, सबसे पहले अपन ने यहां पर तो x माना और यहां पर क्या माना, y, और पहले हम क्या निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं। y निकाल रहे तो y में 130 जोड़ूंगा तो मैं क्या बनेगा, एक रैखिक युग्म बनेगा, और रैखिक युग्म बनेगा तो रैखिक युग्म का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बराबर में इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। y प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, 130 को उधर भेज देते, किसका चला गया, माइनस में। 180 में से 130 जाएगा 50 डिग्री बचेगा, y का मान कितना आ गया भाई, 50 डिग्री। अब त्रिभुज लिया EDC, ये त्रिभुज लिया तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो अब देखना, यहां पर हमने लिए तीनों कोण y प्लस एक्स प्लस 20, ये लिखा y प्लस एक्स प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर लिया, ठीक है। फिर y का मान कितना आया भाई, 50 डिग्री, प्लस एक्स प्लस 20,
50 और 20 को जोड़ा 70 हो गया, प्लस के 70 उधर चला गया, किसमें माइनस में, 180 में से 70 गया, कितने बच गया 110 डिग्री, यानी x का जो मान 110 डिग्री आ गया। कोने कोने वाले कोण बराबर होंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एंगल बी ए सी जो है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो यहां पर एंगल बी ए सी बराबर x लिख दिया और कारण लिख दिया, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एंगल बी ए सी बराबर x का मान 110 है, तो बी ए सी का मान भी कितना हो चुका है, 110 डिग्री हो चुका है। ये रहा आज की क्लास का सवाल नंबर दूसरा। अब बात करते हैं अपन अगले सवाल की, तीसरे सवाल की। दोस्तों अगर सवाल अच्छे से लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो क्लास को शेयर कर देवे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना भी हालांकि बाद में रहेगा, आप पहले क्लास को देखें और समझ में आए तो शेयर करना सबसे पहले बनता है। अगला तीसरा सवाल है, अगला जो प्रश्न दे रखा है वो ये है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, देखना एक वृत्त की वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से, कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो सिद्ध कीजिए वाला सवाल आ चुका है दोस्तों। सिद्ध कीजिए वाला सवाल तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दिया गया, फिर सिद्ध करना, फिर सत्यापन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। इसने कहा कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, जैसे ये एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या हो गया भाई, केंद्र। वृत्त की समान जीवाएं, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है, सॉरी प्रतिच्छेद भी करनी चाहिए, ये है ना, एक ये और एक ये देखो भाई दोनों एक दूसरे को काट रही है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, कर रही है प्रतिच्छेद। फिर आगे बढ़ते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु ये रहा इनका, इनको केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये मिला रही है भाई, केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी जीवाओं के साथ, एक जीवा ये रही, एक जीवा ये रही, इन दोनों के साथ ये बराबर कोण बनाती है, यानी अगर इधर x मानू और इधर y मानू मैं, तो ये एंगल x और ये एंगल y आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। प्रश्न समझ में आ गया। पूरा एक वृत्त बना लिया, दो जीवाएं बराबर हैं और वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है दोनों जीवाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, इसका मतलब x और y दोनों हमें क्या लाने हैं, बराबर लाने हैं। आ गया भाई समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, रचना करते हैं, यहां से डाल देते हैं लंब और इधर भी क्या डाल देते हैं, लंब। लंब डालने पर कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 90 डिग्री का कोण बनता है। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी ओ पी क्यू और ये क्या हो गया
आर हो गया। जरा ध्यान से सोचो माय डियर स्टूडेंट कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके संगत कोण बराबर होंगे नहीं होंगे? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देवे तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और वही तो हमें प्रूफ करना है कि जीवाओं के साथ मिलाने वाली जो रेखा है बराबर कोण बनाती है। क्लियर मामला? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर? सिद्ध करने वाले सवाल के अंदर आपको पता होना चाहिए, लिखेंगे अपन दिया गया। ध्यान से देखना, दिया गया। दिया गया में क्या लिखेंगे? एक वृत्त दिया गया है और जिसके अंदर समान जीवाएं यानी दो जीवाएं क्या है? समान है। एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और जिसमें क्या है? AB बराबर क्या है भाई? CD है। कोई दिक्कत है क्या डियर स्टूडेंट? यहां तक दो जीवाएं बराबर हैं तो मैंने बराबर भी लिख दिया कि ये दोनों बराबर है, उसका केंद्र O मान लिया और एक वृत्त दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है तो यहां पर लिखूंगा मैं सिद्ध करना है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? x को किसके बराबर लाना है? y के बराबर। तो ये लिखा मैंने एंगल x बराबर एंगल y। रचना भी कर दी भाई, तो यहां पर लिख दूं मैं रचना। रचना के अंदर क्या करेंगे? OP किसके ऊपर लंब खींचा? AB के ऊपर। OP लंब AB और दूसरा कहां खींचा भाई? OQ लंब कहां खींचा? DC या CD? OQ लंब CD। कोई दिक्कत नहीं है, रचना कर दी अपन ने। अब तीसरा नया जो ऑप्शन है, मेन जो ऑप्शन है अपना, इसके अंदर चौथा है ये सत्यापन। सत्यापन में क्या करना है? जो सिद्ध करना है उसके आंसर लाने हैं। तो सबसे पहले मैंने तरीका क्या बताया आपको? दोनों त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करेंगे? सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो मैं दोनों त्रिभुजों को समझने के लिए थोड़ा सा अलग बना देता हूं। ध्यान से देखना भैया ना, इसको भी अलग बना लिया और इधर इसको भी अलग बना लिया। यहां पर O था, इधर भी O था, नीचे क्या था? R था, इधर भी R था। हमने यहां पर X माना और यहां पर क्या माना? Y माना। इधर P था, इधर Q था और इधर लंब डाला तो 90 डिग्री का कोण, इधर भी 90 डिग्री का कोण हो गया लंब डालने पर। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये देखो, ये जो भुजा है ना, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही नहीं आ रही भाई? आ रही है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी भाई? बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। और दूसरा एंगल P एंगल Q के बराबर, क्योंकि लंब डाला, इधर भी लंब डाला, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। और तीसरा कारण, ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होगी। अब ये क्यों होगी बराबर? क्योंकि ध्यान रखना, हमेशा बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। ये जीवा इसके बराबर, इसकी केंद्र से ये दूरी और इसकी केंद्र से ये दूरी, ये दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक है भाई, दो निशान वाली दो के बराबर है और एक निशान वाली किसके बराबर है? एक के बराबर है। आया मामला समझ में यहां तक? ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? ध्यान से देखना। त्रिभुज O P R और इधर O Q R, ऐसे लिखूं मैं? त्रिभुज O P R व त्रिभुज O Q R से दोनों त्रिभुज हमने यहां पर ले लिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखना ध्यान से, OP बराबर क्या है? OQ। OP बराबर OQ। ये दोनों बराबर क्यों हुए? क्योंकि बराबर जीवाओं की केंद्र से बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए OP बराबर क्या आ गया? OQ आ गया भाई। आ गया समझ में ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल P बराबर क्या होगा? एंगल Q। एंगल P बराबर क्या होगा? एंगल Q। यानी किस कारण से? तो प्रत्येक कोण क्या हो गया भाई? 90 डिग्री हो गया। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो चुका है? 90 डिग्री का यहां पर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। दो कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है? OR बराबर OR। OR दोनों में सेम है और जो दोनों में सेम होता है माय डियर स्टूडेंट, दोनों में सेम होता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं उसको? उभयनिष्ठ।
यानी क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तीनों कारण मिल गए तो हम लिखेंगे वापस दोनों त्रिभुजों को, ओ पी आर सर्वांग सम त्रिभुज ओ क्यू आर। नियम क्या लगेगा तो ध्यान से देखना, कभी भी ऐसे 90 डिग्री आ जावे तो आपको सबसे पहले किस नियम का जिक्र करना है भाई, आर एच एस। 90 डिग्री का नाम आते सबसे पहले इसको ट्राई करना है कि कहीं ये नियम तो यहां पर नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, कैसे, तो 90 डिग्री बराबर हो और 90 डिग्री के सामने वाली कोई एक भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखो ये रही, तो ये भी आपस में बराबर है। 90 डिग्री बराबर हो और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी बराबर हो और उसके अलावा कोई एक और भुजा बराबर हो, तो देखो इन दोनों के अलावा कोई एक और भुजा बराबर है, तब कौन सा नियम लगता है, आर एच एस नियम लगता है। यानी कि ये हो गया आर एच एस नियम। ठीक है भाई, और आरएचएस नियम का मतलब तो पता है ना, आर का मतलब समकोण यानी 90 डिग्री, और एच का मतलब क्या होगा, कर्ण, और एस का मतलब क्या होगा, भुजा हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हो चुके हैं सर्वांगसम आरएचएस नियम द्वारा। तो अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत कोण यानी कि एंगल वाई जो है, एंगल वाई जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल एक्स के बराबर। और इसको क्या लिखते हैं भाई, सीपीसीटी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लिखते हैं भाई सीपीसीटी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यानी कि एंगल y बराबर किसके हो जाएगा, x के बराबर। हम वही तो कहना चाह रहे थे कि दोनों जीवाओं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं उनकी प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है जीवाओं के साथ बराबर कोण बनाती है, तो ये हो गया भाई बराबर। ठीक है, ये था सवाल आज की क्लास का, तीसरा सवाल। अगले चौथे सवाल की अपन बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये कुछ सिद्ध करने वाले सवाल अपन ने पढ़े, और अब कुछ नॉर्मल वे वाले सवाल भी अपन यहां पर पढ़ लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आनंद क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। ठीक है, सिद्ध करने वालों में हालांकि कितना ही अच्छा सवाल समझ में आ जाए, फिर भी जो है सिद्ध करने वाले सवालों में जोर आता ही है और समझ में बड़ी ही मुश्किल से आता है, और गुणा भाग वाले जो सवाल होते हैं बड़े ही आनंद वाले तरीके से सोल्व हो जाते हैं। चलिए तो एक सवाल कर लेते हैं अपन और। लिखे भाई, पी एक्स बराबर 2x+1 का एक शून्य का ज्ञात कीजिए। सवाल मजेदार है, छोटा है, बड़ा सवाल नहीं है। पी एक्स बराबर 2x+1 का एक शून्य का ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई हमें, इसका एक शून्यक जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे सवाल में शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले माना कि जो भी पी एक्स या क्यू एक्स वाई पी जो भी दे रखा है उसको क्या मानना पड़ेगा हमें, जीरो के बराबर। पी एक्स बराबर क्या मान लिया, जीरो। तो पूरे पी एक्स को जीरो माना तो पूरे पी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, जीरो, और बराबर में क्या चल रहा है, 2x+1 चल रहा है। प्लस का 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, तो बराबर में क्या बचा, 2x। जीरो का कोई मतलब नहीं है तो -1 आ जाएगा, बीच में कुछ नहीं, इंटू मानते हैं, और इंटू वाली संख्या कहां पर आ जाएगी, बटेवा में। तो x बराबर क्या हो गया, -1/2 हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है। चलिए अगले सवाल की हम बात करते हैं, पांचवा सवाल, ध्यान से देखिएगा। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x
के शून्यक है। ये हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। ठीक है भाई, सत्यापन करना है कि ये इसके शून्यक हैं। अब की बार शून्य ज्ञात नहीं करना है, शून्यक दे रखे हैं हमें, पर पता करना है कि वो इसके हैं या किसी और के हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम पता करेंगे x बराबर, जो भी सवाल में दे रखा है ना, शून्यक है या नहीं पता करने के लिए, जैसे ये 2 लिखा हुआ, इसको क्या लिख देंगे, एक बार तो लिखेंगे x बराबर 2 और एक बार x बराबर क्या लिखेंगे 0, और मान रखने के बाद अगर सवाल में 0 आ जाता है तो शून्यक है, और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। जैसे पहले सवाल में x बराबर 2 रखते हैं अपन, x की पावर 2 माइनस 2x ये था, x की पावर 2, तो x का मान कितना है यहाँ पर 2, और बाहर पावर भी कितनी है 2, फिर माइनस ये माइनस 2, बीच में कुछ नहीं n2, और x का मान कितना है 2, 2 की पावर 2, यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, इधर भी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 घटाने पर क्या हो गया 0, और 0 हो गया, इसका मतलब हाँ ये शून्यक है। कौन सा वाला मान शून्यक है, तो x बराबर जो 2 अपन ने सोल्व किया वो इस बहुपद का क्या है भाई, शून्यक है। कोई दिक्कत है इसमें, 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता, और 0 आ गया मतलब शून्यक है। अगले वाले सवाल की बात करते हैं, यहीं पर तो ध्यान से देखना। अब x बराबर क्या लिखेंगे अपन 0, x बराबर 0 पर x बराबर 0 लिखेंगे तो देखना x की पावर 2 माइनस 2x, x की जगह 0, इसकी पावर 2, फिर माइनस 2, बीच में कुछ नहीं इनटू, और x का मान 0, 0 की पावर 2 क्या होगा भाई 0, फिर माइनस 2 इंटू 0, 0, 0 में से 0 घटाया 0, तो हाँ सर ये भी शून्यक है। कोई दिक्कत थी क्या भाई इसके अंदर, बहुत ही इजी और आसान सवाल है। शून्यक है या नहीं इसका पता करने के लिए जो मान दे रखा है उसको रखो सवाल के अंदर, सोल्व करो, और आंसर अगर 0 आता है तो शून्यक है, और आंसर अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। ठीक है भाई, आ गया समझ में ये भी। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। अगला जो सवाल है 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3, 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3 में x बराबर 0 पर मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाइयों, x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए, x बराबर 0 पर, यानी जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे अपन। तो देखना ध्यान से, ये लिखा मैंने 5, बीच में कुछ नहीं, इनटू x का मान क्या लिखा 0, फिर माइनस, फिर ये 4, बीच में कुछ नहीं, इनटू x की पावर 2, x का मान 0 और उसकी पावर 2, फिर प्लस, और ये 3 लिख दिया। 5 को 0 से गुणा करवाएंगे क्या आएगा भाई 0, फिर माइनस, ये माइनस, 0 की कितनी ही घात हो हमेशा क्या आएगा 0, और फिर प्लस 3, 0 का कोई मतलब नहीं, 0 इंटू 4 0, ये भी कोई मतलब नहीं, तो बचा कितना भाई 3, यानी x बराबर 0 पर जो है आंसर क्या आ चुका है 3 आ चुका है। और इस सवाल में ये पूछ लेता कि x बराबर जो 0 है इसका शून्यक है या नहीं, तो हम कह सकते थे कि 0 नहीं आया है लास्ट में, इसका मतलब ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है भाई, आइए समझ में। अगले सवाल की बात करें तो अगला प्रश्न 7वां जो है, 7वां प्रश्न ध्यान से देखना। अगला प्रश्न दे रखा हमें x प्लस 3 को सर्वसमीका के उपयोग से हल कीजिए। x प्लस 3 को सर्वसमीका के उपयोग से गुणा कीजिए। ठीक है भाई, सवाल दे रखा है, इसको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करना है इसको, और सर्वसमीका के उपयोग से इस सवाल को हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट, आप इधर देखना ध्यान से, दोनों संख्याएं सेम है या नहीं, और जब दोनों संख्याएं सेम हो तो उसको एक बार लिखकर उसकी घात कितनी लगा देते हैं 2,
दोनों संख्याएं सेम है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब पहली संख्या को मान लेते हैं a और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं b, तो क्या बना a प्लस बी की होल पावर 2, यानी सर्वसमीका अपनी यहां पर क्या बनी भाई, a प्लस बी की होल पावर 2, यानी कि क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये सर्वसमीका यहां पर बन रही है। क्या आया समझ में आपको? दोनों संख्याएं सेम है तो एक बार लिखे होल पावर 2 लगा दी, फिर पहली को a और दूसरी को b माना तो a प्लस बी की होल पावर 2 बना, जिसका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होगा। जहां पर देखना पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है, तो पहली संख्या a का मान क्या है भाई x और b का मान क्या है भाई 3। ये सर्वसमीका इसमें बन रही है तो आंसर बराबर वाले में से आएगा, यानी कि a का स्क्वायर, a का मान क्या है x यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2 बीच में कुछ नहीं, इंटू और a का मान x इंटू b का मान कितना है 3, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान कितना है 3 है, तो 3 का क्या हो गया भाई स्क्वायर हो गया, x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3 कितना 6 और फिर पीछे x और फिर प्लस 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9 होगा। आपकी स्टाइल में ये नहीं कि 3 इंटू 2 कितना हो जाए 6 हो जाए, 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करवाना है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई यहां पर 9 हो जाएगा। तो ये अपना 7वां सवाल भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट आपको जो है यहां पर यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, यूक्लिड की अभिधारणा